भारतीय योग संस्थान के इतिहास की निरंतर प्रवहमान काल गति में वर्ष 2021 में एक नया अध्याय जुड़ा, जब श्री देसराज जी ने संस्थान के अखिल भारतीय प्रधान का पदभार ग्रहण किया। इससे पूर्व वे 10 वर्ष तक महामंत्री के पद पर रहते हुए संस्थान का कुशल नेतृत्व करते रहे और आज भी संस्थान उनके कुशाग्र मार्गदर्शन में चहुंदिश प्रगति कर रहा है। इस संदर्भ में उनके द्वारा लिखित साहित्य, लोकसभा टीवी और यूट्यूब चैनल पर उनकी वार्ताएं और देश विदेश में योग के प्रचार प्रसार के लिए उनकी यात्राएं, उनका मार्गदर्शन सभी विशेष महत्व रखते हैं। ये एक अटल सत्य है कि स्त्री के जीवन में हर अवस्था में अलग अलग तरह के परिवर्तन आते हैं, जिनसे उसे गुजरना ही पड़ता है। ऐसा ही एक परिवर्तन है रजोनिवृत्ति का समय। तो इसी संदर्भ में आज भारतीय योग संस्थान के अखिल भारतीय प्रधान श्री देसराज जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे, जिसका विषय है रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं में होने वाली समस्याएं एवं महिलाओं में गर्भाशय की रसौली का यौगिक एवं प्राकृतिक उपचार। श्री देसराज जी एक ऐसा व्यक्तित्व जो कर्मनिष्ठ, जो मर्मनिष्ठ, जो साधना के रागों से आविष्ट, योग तूलिका के रंगों से रंगता सेवा पथ का भविष्य, और जिनकी एक ही प्रार्थना रहती है, शिखर पे मन गगन पे तन, दिव्यता हो आत्मा में, नवनीत सा हो हृदय मेरा, विश्वास हो परमात्मा में। वार्ता के दौरान यथा समय आसनों का प्रदर्शन करेंगी दिल्ली पार्ट 1 की सुश्री शैली पहावा और कौशल्या काबरा तथा दिल्ली पार्ट 2 की रेणु अग्रवाल एवं हेमा नकारा। आप दोनों से निवेदन है कि कृपया मंच के दाएं बाएं आ जाएं, 2 महिलाएं इधर और 2 महिलाएं उधर। अब श्री आदरणीय श्री देसराज जी से निवेदन है कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। मेरे साथ मिलकर के मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पूजनीय मातृशक्ति, आदरणीय बंधुओं, आज मैं अपने इस ममत्व दिव्य सागर को हृदय से नमन करता हूँ। आज का दिन भारतीय योग संस्थान के लिए एक ऐतिहासिक दिन माना जाता है, जिसे हम महिला योग शक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। इस महिला योग दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई। और इतनी बड़ी संख्या में मेरी माँ आई, इसकी आपको बहुत बहुत शुभकामना। हमारी माताओं ने इतना सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया, उनको भी मैं हृदय से शुभकामना और बधाई देता हूँ। भारतीय योग संस्थान का लक्ष्य है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। बहुत महान उद्देश्य है। इस उद्देश्य को लेकर के 10 अप्रैल 1967 को परम श्रद्धे प्रकाश राज जी लेकर के चले। संस्थान ने प्रारंभिक अवस्था में केंद्रों पर माताओं को आने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि ये देश पुरुष प्रधान देश था, है नहीं था। लेकिन चंद वर्षों में ही ये आभास हो गया कि अगर संस्थान को अपने लक्ष्य प्राप्ति का सहारा, अगर लक्ष्य प्राप्ति करनी है तो माँ का सहारा लेना ही पड़ेगा।
और आज मैं गर्व से ये कह सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जिस भी प्रांत में मैं जाता हूं, हर प्रांत में संख्यानुपात के स्तर पर मेरी माताओं की होती है। आज माताएं केवल हमारी साधक नहीं हैं, हमारी कार्यकर्ता भी हैं, हमारी शिक्षक भी हैं, हमारी केंद्र प्रमुख भी हैं, हमारी क्षेत्रीय और जिलाधिकारी भी है, हमारी प्रांतीय अधिकारी भी हैं, और आज अखिल भारतीय स्तर भी माताएं अपना योगदान इस कार्य में दे रही हैं। भारतीय योग संस्थान माताओं के स्वास्थ्य हेतु उनको योग के मार्ग पर चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आपके बीच लेकर के आता है। सायंकालीन पूरे भारतवर्ष में हमारे माताओं के विशेष योग केंद्रों का संचालन किया जाता है। प्रातःकालीन केंद्रों में भी यथासंभव हमारी माताएं योग साधना करने और करवाने आती हैं। माताओं के लिए महिला रोग निवारण शिविरों का विशेष आयोजन किया जाता है, और माताओं के ऊपर ही एक विशेष पुस्तक लिखी गई भारतीय योग संस्थान के द्वारा, महिला रोग और योग, जिसे मैं अपनी माताओं के लिए गीता का दर्जा देता हूं। और ये कार्यक्रम माताओं का कब शुरू हुआ, अगर मैं याद रखूं अपने जीवन की कथा को, जब मैं मुखर्जी नगर में एक जिले का प्रधान होता था तो उस समय माताओं के कार्यक्रम लेने शुरू किए, और उसमें बढ़ चढ़ करके माताओं ने हिस्सा लिया। जब हम प्रांत के अधिकारी बने तो प्रांतीय स्तर पर लेने का अवसर मिला। जब हम अखिल भारतीय अधिकारी बने तो प्रांतों में जाना शुरू किया दूसरों में, तो वहाँ पर भी ये कार्यक्रम लेने का अवसर मिला, और इससे देखा कि माताओं के अंदर बहुत जागृति पैदा हुई योग के प्रति और अपने स्वास्थ्य के प्रति। तो ये कार्यक्रम दिन दुगनी रात चुगनी गति से आगे बढ़ता चला गया। 2013 में पहला महिला योग शक्ति दिवस मनाया गया। आज 2023 है, अगर देखें तो ये 11वां हमारा महिला योग शक्ति दिवस है, जिसकी मैं आपको शुभकामना देता हूं। मैं मानता हूं, ऐसा मेरा मानना है कि परिवार की धुरी मां है। अगर मां स्वस्थ रहेगी तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा तो पूरा समाज स्वस्थ रहेगा, पूरा समाज स्वस्थ होगा तो राष्ट्र स्वस्थ होगा, राष्ट्र स्वस्थ होगा तो ये विश्व स्वस्थ होगा। मेरी मां का इस सृष्टि के निर्माण में एक विशेष स्थान है। इस पुरुष को भी जन्म मेरी मां ने दिया है। मैं कहा करता हूं कि मेरा भगवान भी अगर मानव देह धारण करने हेतु इस धरती के ऊपर अवतार लेकर के आना चाहता है तो उसे भी मेरी मां की कोख की जरूरत पड़ेगी। ये शक्ति है मेरी मां की जो भगवान को भी जन्म देती है। ये शक्ति है मेरे भगवान की जो अपने वक्ष स्थल से अमृत रस पान करवा अपने उस प्रभु का भी पोषण कर सकती है। मेरी मां के अंदर वो शक्तियां हैं जिसे ईश्वरीय शक्ति कहते हैं। तो मैं अपनी मां को ईश्वर के रूप में देखूंगा। मेरी मां पूजनीय है, मेरी मां शिक्षक है, मेरी मां मार्गदर्शक है, मेरी मां ममता की देवी है, मेरी मां दिव्यता का सागर है, मेरी मां स्नेह का आधार है। तो उस मां का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अगर मां बीमार होगी तो बोलिए पूरा परिवार बीमार हो जाएगा। मां बीमार होती कब है? जो महिला रोग शब्द प्रयोग क्यों लाया जाता है? जब माताओं को प्रजनन अंगों से संबंधित कोई शरीर के भीतर दोष आता है तो उसे महिला रोग के नाम से जाना जाता है। और सामान्यतः कारण क्या होते हैं इसके? जो दूसरी बीमारियां शरीर में आती हैं वही कारण माताओं में बीमारियों के भी होते हैं, जिसमें मुख्यतः हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ना, जीवन शैली ठीक ना होना, भोजन ठीक ना होना, निष्क्रिय जीवन जीना, योगाभ्यास ना करना, तनाव में रहना, औषधियों का अधिक सेवन करना। और एक आपको बहुत स्वस्थ बात मैं बतला रहा हूं
कि माताओं में जो रजोवृत्ति है, जिसको आप मासिक धर्म कहते हैं, जिसको हम ऋतुकाल कहते हैं, अगर ऋतुकाल या रजोवृत्ति जितनी स्वस्थ होगी, माँ का स्वास्थ्य भी उतना ज्यादा अच्छा होगा। और जब जब भी रजोवृत्ति में कोई दोष आएगा, उसके काल में दोष आएगा, उसकी गति में दोष आएगा, उसकी मात्रा में दोष आएगा, उसकी गुणवत्ता में दोष आएगा, उसके अंतराल में दोष आएगा, तो माँ के शरीर में अवश्य कोई ना कोई प्रजनन अंगों से संबंधित दोष भी, बोलिए, अल्प रज की समस्या हो सकती है, कष्ट रज की समस्या हो सकती है, अति रज की हो सकती है, अनियमित रज की हो सकती है, रजोरोध की समस्या हो सकती है, पीसीओडी की समस्या हो सकती है, पीसीओएस की समस्या हो सकती है, गर्भाशय का कैंसर हो सकता है, गर्भाशय का प्रदाह हो सकता है, लिकोरिया की शिकायत हो सकती है, खांसने और हंसने पे मूत्र मार्ग से मूत्र का रिसने की समस्या हो सकती है, गर्भाशय में रसोली हो सकती है, स्तन का कैंसर हो सकता है, इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है, बालों का झड़ना, यहां तक कि चेहरे पर कील मुहासे और बाल का उगना भी उसी से संबंधित, उसी श्रेणी के दोष माने जाते हैं। आज मैं माताओं के साथ दो बातों के ऊपर चर्चा करूंगा। हर बार कोई नई चीज लाते हैं। पिछली बार आपने ध्यान होगा तो स्तन के कैंसर पर हमने विषय उठाया था। आज विषय रिपीट नहीं करेंगे। आज आपको दो मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे। जब माताएं रजो निवृत्ति में चली जाती है, मीनोपास में चली जाती है, ऋतुकाल निवृत्ति की अवस्था आ जाती है, तो एक माँ के शरीर में क्या क्या दोष आ सकते हैं और क्या छोटी छोटी बातें जीवन के अंदर जिनको अपना करके माँ उन दोषों से मुक्ति पा सकती है। एक रजो निवृत्ति की पूर्व अवस्था भी होती है, प्री मीनोपॉज स्टेज जिसको हम कहते हैं। लगभग 40 वर्ष की आयु में ये स्थिति शुरू हो जाती है। वैसे जहां रजोवृत्ति में हमारी बेटी पहली बार कदम रखती है, अगर उसमें 33 वर्ष जोड़ दें तो वहां पर मां के शरीर में रजो निवृत्ति आने का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। उससे साल, 2 साल, 3 साल पहले रजो निवृत्ति का पूर्व अवस्था कहलाती है, जो कि लगभग 40 साल के बाद शुरू होती है। ओवरी में डिंब ग्रंथि में जब अंडा कम गति से बनना शुरू हो जाता है, उसे रजो निवृत्ति की पूर्व अवस्था कहते हैं। और ऐसे ये अंतराल में कुछ फर्क आने लगता है और धीरे धीरे एक समय आता है कि रजोवृत्ति आना बंद हो जाती है। लेकिन रजोवृत्ति आना बंद होना रजो निवृत्ति का सही लक्षण नहीं माना जाता। एक माँ के शरीर में जब पिछले 12 महीने तक लगातार रजोवृत्ति नहीं होती तो उसे पूर्ण रूप से रजो निवृत्ति का समय कहा जा सकता है, कहते हैं। आप ये कहिएगा 40 से 50 साल की आयु में ही आप ये समझिए कि ये अवस्था चलती है। किसी माँ के शरीर में 45 साल में, किसी 48 साल में, किसी 50 और 52 साल में। लेकिन एक बात बड़ी सावधानी वाली बतलाऊंगा, जिस माँ के शरीर में 55 साल के बाद भी रजोवृत्ति चलती है तो वो एक अच्छा लक्षण नहीं माना जाता। बहुत कम परसेंटेज में आपको ये बात देखने को मिलेगी। और कुछ विशेष परिस्थितियों में माँ के शरीर में रजो निवृत्ति समय से बहुत जल्दी हो जाती है। 32 साल में, 30 साल में, 35 साल में, 38 साल में। वो कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं, जैसे किसी कैंसर वगैरह के कारण से शल्य चिकित्सा के माध्यम से डिंब ग्रंथि को ही निकाल देना, कैंसर की अवस्था में कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी लेना, यह समय से पूर्व प्रजनन अंगों में किसी प्रकार के संक्रमण होने से डिंब ग्रंथि निष्क्रिय हो जाना भी इसका एक कारण होता है, जो कि समय से पूर्व मां रजो निवृत्ति की स्थिति में जा सकती है। लेकिन सामान्य माताओं को वो कौन से लक्षण है जो बिना डॉक्टर के पास जाए ये पता चल जाना चाहिए कि अब मैं रजो निवृत्ति की पूर्व अवस्था से गुजर रही हूँ। तभी तो वो कुछ सावधानियां अपने जीवन में अपनाएंगी, जो अच्छी बातें बीच में आएंगी, कोई उपचार वगैरह। उसके लिए आप पेन कागज तैयार रखिए ताकि आप दूसरों को भी गाइड कर सकें। और बहुत सुंदर विषय होगा
और मैं आज अपने प्रभु को धन्यवाद जरूर करूंगा कि उन्होंने 25 दिसंबर को इतना सुंदर मौसम दिया कि आपको अच्छा लग रहा होगा यहाँ बैठ, है कि नहीं। उनको पता था कि आज माँ का योग शक्ति दिवस है, अगर तूने गड़बड़ कर दी तो सारी आ जाएंगी शिकायत लेके, है ना। आइए, रजो, अगर माँ को सामान्य रजोवृत्ति से गुजर रही थी, 40-42 साल के अंदर उसको कष्ट रज के, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन के सिम्टम सामने आने लगे, या अल्प रज की समस्या, कम ब्लीडिंग होना, एक्सेस ब्लीडिंग होना, या 2 मासिक धर्म के बीच में अंतराल बिगड़ जाना, 2-2, 3-3 महीने का गैप हो जाना, या बहुत शीघ्र से शीघ्र जल्दी कम अंतराल के साथ रजोवृत्ति होना, आपके रजो निवृत्ति की पूर्व अवस्था के लक्षण हो सकते हैं। स्वभाव में चिड़चिड़ापन आना, हार्मोन्स में परिवर्तन होना, बाल का झड़ना शुरू होना, और वक्ष स्थल की मांसपेशियों का ढीला पड़ना, शरीर में थोड़ा मोटापा बढ़ना शुरू होना, या वेजिनल एरिया में उस रीजियन के अंदर ड्राइनेस फील करना भी रजो निवृत्ति की पूर्व अवस्था के लक्षण हो सकते हैं। ये एक सामान्य बातें बतलाई मैंने। मैं पूर्व अवस्था की एक समस्या आपके सामने जरूर रखूंगा कम शब्दों में, क्योंकि आज माताएं ज़्यादातर मिडिल एज में मेरे सामने बैठी हुई हैं और उनको ये पता चलेगा। और फिर अगर मुझे 4 बातों का पता एक माँ को पता है तो बेटी को वही बताएगी। आज खैर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बड़ी नज़र डाल करके देख रहा था कि आज मेरी बहुत सी बेटियां भी इस कार्यक्रम में आई हैं। मैं उनके लिए ताली बजवाना चाहूँगा आपसे, क्योंकि एक अगर घर में एक माँ एक बेटी शिक्षित होती है तो आप सच मानो वो 10 को शिक्षित करती है। और ये कार्यक्रम जो है ना, केवल माताओं में जागरूकता लाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए रखते हैं हम हर वर्ष 25 दिसंबर को। अभी आज संडे है, आज मंडे, मैं अभी ये कल जो संडे था, इससे जो पहला संडे था, मैं लुधियाना में था, पंजाब में। आप सच माना, माताओं का जोश देखते हुए, मतलब मैं अब तक उस दृश्य को भूल नहीं पाया जो उन्होंने उस दृश्य को बना रखा था, माताओं में जो जोश था। और एक हफ्ते के अंदर ये दोबारा से मुझे एनर्जी मिल गई आपको देख के। एक समस्या माताओं के बीच में आती है पूर्व अवस्था में, जिसको हम अतिरज की समस्या कहते हैं। अतिरज होता है एक्सेस ब्लीडिंग होना। शब्द हिंदी के ज़्यादा प्रयोग में लाता हूं मैं, लेकिन एक आध शब्द बीच में, इसलिए कि हमारी बेटियां कई बार ये हिंदी के गूढ़ शब्दों को समझ नहीं पाती। अतिरज की समस्या में 2 बातें होती हैं। एक, लंबे समय तक रजोवृत्ति चलना, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। दूसरा, सामान्य से बहुत अधिक रक्त का प्रवाह हो जाना। अब इससे क्या होगा माताओं में? चेहरा मुरझा जाएगा, शरीर वीक पड़ जाएगा, घर में काम करने की क्षमता नहीं रहेगी, किसी से बात करने का मन नहीं लगेगा, शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, लौह तत्व की कमी हो जाती है, बॉडी एनीमिक हो जाती है, हीमोग्लोबिन गिर जाता है। ये कुछ समस्याएं, आपकी रीढ़ में दर्द होगा, आपको चक्कर आने शुरू होंगे, कई बार तो बेहोशी आ जाती है, कई बार तो बेहोशी आ जाती है। तो ये जो समस्याएं, छोटा सा काम करोगे थकने लगोगे आप, ये सिम्टम्स आ जाते हैं। तो इस केस में आप क्या करें? मैं सीधा बस क्या करें के ऊपर आ रहा हूं। सबसे पहले उसे ठंडे पानी का यौगिक अनीमा लेना चाहिए। यौगिक अनीमा, हमारे बीच में महिला शिक्षक बहुत बैठी हैं यहाँ पर, आप उनके संपर्क में आइए। जो नए हैं वो उनसे पूछेंगे, वो बतला देंगे, बहुत अच्छे से मैं समझाता हूँ। और अनीमा पोट आज पीछे काउंटर पर अवेलेबल है, आप लेकर के चले जाइए। ठंडा पानी, कितना ठंडा पानी? फ्रिज का पानी नहीं, जिस पानी की तासीर मटके में रखे हुए पानी की होती है उसको मैं ठंडा पानी बोलूँगा। उस पानी में 600, 700, 800 मिलीलीटर पानी अनीमा पोट में डाल करके आपको उसका अनीमा लेना है। उसके अनीमा लेने से आपके शरीर में अतिरज की समस्या पर तुरंत कंट्रोल आता नजर आएगा। कटील पेट का जो ठंडी सूती पट्टी है, उसको आपने बिल्कुल ठंडे पानी में भिगो करके उसके 4-5 राउंड नाभि से 2 इंच ऊपर और नीचे के पेड़ू वाले हिस्से पर, गर्म पट्टी नहीं बांधनी, आप उसको बांधिए 3 महीने लगातार, आपको बहुत जबरदस्त आराम उससे मिलेगा। उस समय आपको पेड़ों वाले भाग को कस के नहीं बांधना,
उसको ढीला कपड़ा थोड़ा उसको रखिए, लूज रखिए उसको, ताकि अंगों के ऊपर खिंचाव ना पड़े। अमरूद, अनानास, संतरा, मौसमी, आंवला और अनार, मैंने ये धीरे धीरे बोला जानबूझकर, तो आप उनका सेवन बढ़ा दीजिए। कुछ सब्जियों का नाम लूंगा, पालक, पत्ता गोभी, गाजर, शलगम, आपका आजकल जो मेथी, सरसों और पालक जो आ रहा है, जितना ज़्यादा डार्क ग्रीन, ब्रोकली, चुकंदर, तो आप इनका सेवन बढ़ा दीजिए। उसको नारियल पानी दिन में 1 बार दे दीजिए, नींबू पानी भी उसके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप इनका अपने जीवन में समावेश कर लेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको इसका आराम आने लगेगा। साथ में एक छोटा सा आयुर्वेदिक फार्मूला बतला रहा हूं। 2 कप पानी में 4 से 5 ग्राम आप साबुत धनिया डाल करके सिम गैस के ऊपर उसे देर तक पकाएं, आधा रह जाए उसको ठंडा होने दें, घंटा आध घंटा सिंपल फ्रिज में रख करके मटके के पानी की तासीर के बराबर ले आएं और उसके अंदर 3 से 4 ग्राम पहले ही मिला देना धागे वाली मिश्री। ये जो आजकल होटलों में मिलती है, ये नहीं, जो मिल जाती है अभी बाजार में आराम से, धागे वाली मिश्री डाल करके आप जो है ना उसका सेवन करें तो आप देखेंगे तुरंत आपको आराम आएगा। पर मैं कुछ यौगिक क्रियाएं जरूर बतलाऊंगा, ये बड़ी आज मैक्सिमम माताएं इस एज में होंगी, इसलिए इस बात को पूरा जरूर करूंगा। कभी भी कोई हार्ड आसन नहीं करना इस अवस्था में, जिसपे कि पेट के मसल्स के ऊपर और यूट्रस वाले भाग पर बहुत तनाव या खिंचाव पड़े गलती से भी। जैसे मैं एक उदाहरण दे देता हूं, उत्थान पाद हस्तासन, शलभासन, धनुरासन नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। आपको क्या करना है, शिथिल आसन, मकर आसन, मत्स्य क्रीड़ा आसन, ये सिलेबस में नहीं है लेकिन ये एक्सप्लोर योगा में आप देख लीजिएगा, अपने यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा आपको। योग निद्रा का अभ्यास, शवासन और एक सूर्य बेदी प्राणायाम, क्योंकि लो बीपी की तरफ चले गए आप। सूर्य बेदी, भ्रामरी और उज्जयी 3 प्राणायाम और ओम की चैंटिंग, ताकि मानसिक व्यवस्था हमारी अच्छी रहे। मैंने ये रजो निवृत्ति की पूर्व अवस्था का एक दोष केवल आपके साथ चर्चा में लाया। आइए हम इसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रजो निवृत्ति जब में माँ चली जाती है, उसके बाद उसको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली समस्या, रजो निवृत्ति का मतलब मीनोपॉज। अब मासिक धर्म आने पूरी तरह बंद हो गए, फिर माँ किन किन समस्याओं का सामना करेगी। इससे पहले मैं एक बात आपको जरूर बतला दूं कि माँ की शरीर में जो महिला हार्मोन होते हैं वो केवल प्रजनन अंगों के लिए ही नहीं है, वो केवल बच्चा जन्मने के लिए ही नहीं है, वो केवल मासिक धर्म के लिए ही नहीं है, वो आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए उन हार्मोन्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपके शरीर में होती है। मैं मजाक मजाक में एक बात कहा करता हूं जिसमें कि महिलाओं की हिम्मत भी बढ़ती है कि जो पुरुष लोग हैं इनके 40 साल की उम्र में जाते जाते सर पे चांद निकल आता है और मेरी माताओं के बाल घने और काले बने रहते हैं। बजा दो, है कि नहीं? आप कभी भी देख लो ये बात, और ये आप सच मानो, उन महिलाओं में महिला हार्मोन्स का कमाल है। ये महिला हार्मोन्स आपके शरीर में आपकी हड्डियों की सुरक्षा करती हैं, ये हृदय की सुरक्षा करती हैं, ये त्वचा की सुरक्षा करती हैं। माताओं के चेहरों पर पुरुषों से ज्यादा ग्लो मिलेगा, तेज मिलेगा, ये महिला हार्मोन्स का कमाल है। आपको बीपी होने से बचाता है ये हार्मोन, बहुत सुरक्षा प्रदान करता है ये। लेकिन क्या है गड़बड़ वाली बात, क्या जब मां रजो निवृत्ति में चली जाएगी तो ये सुरक्षा भी साथ साथ बंद हो जाएगी, क्योंकि वो हार्मोन्स बनने बंद हो गए। जैसे हॉट फ्लैशेस, गर्मी लगना। आप में से बहुत माताएं ऐसी बैठी होंगी जिनको एकदम 48, 50, 52, 55 साल की एज वाली महिलाओं की बात कर रहा हूं मैं, ये एकदम उसको ऐसी गर्मी लगेगी, उसका दिल बेचैन हो जाएगा, रात को सोती सोती उठ के बैठ जाएंगी। इस नवंबर और दिसंबर के महीने में पंखा चला लेंगी, एसी चला लेंगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। ये 10 सेकंड का भी हो सकता है, 30 सेकंड का भी हो सकता है, 2 मिनट का भी हो सकता है।
ये कोई रोग नहीं है, ये इसका परिणाम है रजोनिवृत्ति का। घबराने की भी जरूरत नहीं है। पसीना आएगा बड़ा तेज, आपको अचानक नींद खुल जाएगी आपको। इसका बड़ा सिंपल बात बतला रहा हूं। इस नंबर 1, ये दोष अपने आप ठीक होता है। रजोनिवृत्ति की तारीख से लेके अगले 5 साल में कभी भी ठीक हो सकता है, 6 महीने में भी, 1 साल में भी, 2 साल में भी। और जरूरी नहीं सब माताओं में आए, किसी में आएगा किसी में नहीं। ये माँ की प्रकृति पे भी निर्भर करता है। जिस माँ की वो बेटी है, वसीयत में भी मिलता है। ऐसी माताओं को पानी का सेवन सामान्य से ज्यादा करना चाहिए। नारियल पानी दिन में 1 बार जरूर पी लेना चाहिए। और जो मैंने अभी ठंडी लपेट बतलाई, ये मेरे पास लपेट आ गई। ये ठंडी लपेट जो है ना, ये पट्टी है, कुछ नहीं है, पेड़ों के चारों तरफ भिगो करके बांधनी है बस। हर घर में, हर माँ के पास लपेट होनी चाहिए। अलग अलग बीमारियों में अलग अलग बांधने से बहुत फायदे हैं इसके। इसमें संतरे, अनानास का जूस और मौसमी का जूस, ये बहुत फायदेमंद है। और इनको अल्कलाइन फूड खाना चाहिए, एसिडिक फूड नहीं खाना चाहिए, बाहर का भोजन ना खाएं। बस इतनी सी बात है। वेजिनल रीजन की भी एक प्रॉब्लम आती है, योनि प्रदेश, मूत्र मार्ग, और आप ये कहिए कि प्रसव मार्ग के बाहर वाला जो क्षेत्र है, वहां पर माताओं को ड्राइनेस फील होगी, ईचिंग फील होगी, कई बार संक्रमण फील होगा। और इसका सीधा एक ही लाइन में इलाज बतला रहा हूं, देसी। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप वहां पर रात्रि में सोते समय नारियल के तेल, वैसे पहले नीम के पानी से धुलाई कर लो। आज नीम के पानी से धुलाई करना भी मैं आपको सिखा दूंगा। नीम के पानी से धुलाई कर लो, पश्चात उसको किसी कपड़े से ड्राई कर लो, और रात को आप केवल नारियल का तेल लगा करके सो जाइए। आपको कुछ नहीं करना, इसी से ये रोग आपका ठीक हो जाएगा। आप समझे? जो जो बात आपको अच्छे लगे उस पे ताली बजाना, जो अच्छी ना लगे उस पे बजाना मत। उससे मुझे पता रहेगा मैंने कौन सी अच्छी बतलाई आपको। ये ठीक रहेगा ना? आपको और मेरा इशारा चलेगा। मैं हमेशा अपनी माताओं के बीच में जब इन विषयों को लेकर के पाता हूं, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैं अपनी माँ के साथ आज ये योग कीर्तन कर रहा हूं, जो मेरी माँ के जीवन को बचाने वाला मार्ग है। मूत्र मार्ग के दोष उसके बाद माताओं में आने लगते हैं, क्योंकि मूत्र नली थोड़ी टाइट और हार्ड हो जाती है, वो अपनी लचक होने लगती है, उसमें ड्राइनेस बढ़ जाती है, उसमें संक्रमण बार बार आएगा, मूत्र निष्कासन में दर्द होगा आपको। और एक अभी मैंने बोला था जिसको हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं, मूत्र संहति का दोष। अर्थात कई बार आपने देखा हो बड़ी उम्र में 50-55 साल में माताएं खांसती हैं या हंसती हैं, तो स्वतः ही मूत्र रिश्ता है, उसमें ग्लानि सी होती है, तो ये दोष आता है। और आप सच मानिए, इस दोष का इलाज भी जो मैंने अभी आपको पहले वाला इलाज बतलाया बिल्कुल डिट्टो है, लेकिन इसमें कुछ विशेष आसन है, वो मैं जरूर बतलाऊंगा आपको। नौका आसन, नौका आसन जिसको हम पहले क्या बोलते थे, पाद हस्तासन, अब उसका नाम क्या आ गया? नौका आसन, मंडूक आसन, योग निद्रा लास्ट में करवाऊंगा, ये डेमो लास्ट में करवाऊंगा ताकि समय बचेगा। उत्तान पादासन, फटकरी या नीम के पानी से धुलाई, ये मैं एक बार लास्ट में बतला दूंगा आपको, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर किसी के भाव बदले हैं, इरिटेशन होती है हर वक्त, उसकी बहुत बढ़िया भ्रामरी प्राणायाम और ओम की चैंटिंग, 2 इलाज बतला रहा हूं सुबह से। आप क्या क्या बोलिए? अब एक बात हो रहा है, इस काम के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को डॉक्टर साहब मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा है, मैं सबको खाने पीने के लिए आती हूँ, जैसे कोई आता है तो बस एकदम लड़ने का मन करता है। अरे भाई, लड़ने का मन करता है, डॉक्टर क्या करेगा? या तो तू लड़ ले, या तू योग के मार्ग पर चल, और तू योग के मार्ग पर चलेगी, हम तेरा स्वभाव ही बदल देंगे, तेरे को सारे ही अपने लगेंगे, तो लड़ेगी, है कि नहीं? बढ़िया हो जाएगा काम। हड्डी दोष, माताओं के अंदर रजोनिवृत्ति के बाद
कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत तेजी से बढ़ती है, जिससे कि हड्डियों में खोखलापन, थोथापन आना शुरू हो जाता है, उसकी थिकनेस कम होती है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, जिससे कि फ्रैक्चर होने की संभावना बहुत तेजी से बढ़ती है। हड्डियों के दोष माताओं के अंदर रजोनिवृत्ति के बाद बहुत तेजी से आती है। एक दोष होता है ओस्टियोपोरोसिस। क्या होता है? आप जितनी माताएं यहाँ बैठी हैं, अगर आपने डॉक्टरों के ही रास्ते पे चलना है तो कल जाके चेक करवा लो, 50% को ओस्टियोपोरोसिस मिलेगा जो रजोनिवृत्ति की अवस्था में। क्या करें? इस मौसम में गाजर, चुकंदर और ब्रोकली का सलाद दबा करके खाएं अगर आपने अपने आप को बचाना है। सब्जियों का सूप डेली शाम को, सब्जियों का सूप आपको तो भगवान ने खाने के लिए दे रखा है। परेशान एक वो परेशान है, कौन? जिसके पास नहीं है। एक वो ये परेशान है जिनके पास सब कुछ है फिर भी परेशान है। ये बात समझ में आई? इस पे आपने ताली नहीं बजाई, इस पे सीरियस हो गया, दुखती नस पर हाथ रख दिया ना। दूध, पनीर, सोयाबीन, मशरूम, दूध, पनीर, सोयाबीन, मशरूम, नारियल का तेल और बादाम का दूध, इनको आप जिस भी रूप में प्रयोग करते हो इसका सेवन बढ़ाओ, आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। आज आपको एक तिल का तेल बनाने की चाबी बतला रहा हूं। मत संस्थान से फोन करके पूछना जी यहां तेल मिल जाएगा, हम कोई व्यापारी हैं। आप बनाओ ना, आप बनाओ। आपको बतला रहा हूं, आप 1 लीटर पानी स्लिम गैस के ऊपर पकना शुरू कर दो, उसके अंदर आधी टहनी, कहीं 50, 100, 200 पत्ते नीम के छोड़ दो, उसके अंदर 1 लहसुन की पूरी गांठ थोड़ी सी अच्छी सी पीस कूट करके मोम दस्ते में उसमें डाल दो, लगभग 10-12 ग्राम अदरक डाल दो, उसके अंदर 25-30 लौंग डाल दो, उसके अंदर 2 चम्मच अजवाइन डाल दो और इसको सिम गैस पर 1.5, 2, 2.5 घंटे पकने दो, इतना कि वो आधा रह जाए। फिर उसको छान लो, छान के दूसरे पतीले में ले लो, दूसरे पतीले में लेकर के उसके अंदर उतना ही अब तेल छोड़ दो। ये सबसे आसान है, सबसे आसान विधि बताई शॉर्टकट में। और इसको फिर पकने दो, तब तक पकने दो जब तक पानी वाला हिस्सा बोलो खत्म ना हो जाए, और जब सिर्फ तेल तेल रह जाए उसको कांच की बोतल में पलट लो। ठंडा होने के बाद, चाहे रात भर रखा रहने तो सुबह पलट लो। और आप सच मानो, आप सुबह के समय अब 3 महीने फरवरी मार्च तक खूब अच्छी तरह से फुल बॉडी मसाज दे करके, और घर के उस आंगन के कोने में जहां पर हवा ना हो और थोड़ा पर्दे में हम बैठ सकें, और शरीर के जिन अंगों को भी हम डायरेक्ट सनलाइट दे सकते हैं, सन रेज दे सकते हैं, आप ऐसा बैठना शुरू करो। आप ओस्टियोपोरोसिस का इससे बढ़िया इलाज धरती पर नहीं है। बस इसके साथ छोटे छोटे आप जैसे बाल क्रीड़ा आसन है, सूक्ष्म क्रियाएं हैं, सूर्य नमस्कार है, सूर्य वेदी प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, उज्जयी प्राणायाम है। अगर ये 3-4 प्राणायाम और 5-4 आसन अगर इसमें अपना लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। बस एक छोटी सी बात और कह करके और मैं रसोली पर शिफ्ट करूंगा। बिल्कुल समय पर प्रोग्राम, चाहे मुझे अपनी बात अधूरी छोड़नी पड़े, पर कार्यक्रम टाइम पर छोड़ूंगा। किसी को परेशान नहीं होना और उठना नहीं है, जो उठेगा उसको पाप लगेगा। बढ़िया कह दिया ना? हाँ, केवल किसी को अगर लघुशंका वगैरह जाना होगा वो रास्तों से जाते हुए जाओ, घर नहीं जाना जब तक बात पूरी नहीं होगी। बोलो हाँ हाँ, क्योंकि आप सच मानो, ये इससे बड़ा दिन कोई नहीं हो सकता हमारे जीवन में। जब तक हम अगर माँ शिक्षित नहीं तो बेटी को कौन शिक्षित करेगा? वरना आप क्या करोगे? आप बेटियों को ले जाके गायनोकोलॉजिस्ट के सामने बिठा दोगे, उसको हार्मोन के टैबलेट खिलाओगे, वो बेचारी यंग एज में अगर साल से 2 महीने 2 साल उसने हार्मोन के टैबलेट खा लेगी तो उसके बाद उसके शरीर में ऐसी प्रॉब्लम आएगी कहीं ना कहीं वो सारी उम्र या तो कैंसर से जूझेगी या इनफर्टिलिटी से जूझेगी। क्यों पाप के भागी बनते हो माँ होने के नाते? बच्चों को संस्कार दो ना, अच्छी शिक्षित मां बनो, खुद स्वस्थ रहो और बेटी को भी स्वस्थ रहने का वायदा करके जाना है। मैं यहां से माताओं में रजोनिवृत्ति के बाद हृदय रोग आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ये बात समझ लेना अच्छी तरह से, क्योंकि रक्त नलिकाएं आपकी मोटी और सख्त होने लग जाती हैं, और जब रक्त आपकी मोटी और सख्त होती हैं तो हृदय रोग के आक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आप रेगुलर योगाभ्यास करो, सुपाच्य भोजन लो, जीवन को सुव्यवस्थित करो। और एक बड़ी चाबी दे रहा हूँ मैं, आप अमृत पेय का सेवन और अर्जुन छाल का सेवन, जिन्होंने 40 साल की उम्र पार कर दी
वो इस काली चाय को त्याग पत्र दे दो। क्या दे दो? त्याग पत्र। अगर आप काली चाय छोड़ देंगे, मैंने काली चाय छोड़ रखी है जी, कई साल हो गए, कभी आपके घर जाऊंगा आप पिला दोगे तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा मैंने नहीं छोड़ी, पी लूंगा। अपने घर की चारदीवारी में छोड़ दी, अपने घर की चारदीवारी में छोड़ दी तो छूट गई वो, कभी कभार पी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आप सच मानो मैं जिंदा हूं। आप अमृत पेय का सेवन किया करो ना, 2 कप पानी स्लिम गैस पर चढ़ा के उस पे आजकल 1 चम्मच आप अमृत पेय, और यह एक तरीका हो रहा है, इसमें अर्जुन छाल होगी, एक डिब्बी ये और एक डिब्बी ये, इन दोनों को आपस में इकट्ठा मिक्स कर दो, रोज मिलाने की जरूरत ही नहीं है। और उसको आपने क्या करना है, 1-1.5 चम्मच 2 कप पानी, 1.5 कप पानी में खूब अच्छी तरह से पकाओ। पकाने के बाद इसमें भले 4 पत्ते तुलसी के आजकल और डाल लो, क्योंकि इस मौसम में तुलसी बड़ी अच्छी होती है। और उसके बाद इसको खूब पकाओ, जब आधा रह जाए तो उसमें मीठा और दूध अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लो, ना डालो तो भी चलेगा। आप इसका सेवन करो, जो भी 40 वर्ष के बाद इसका सेवन करेगा, विश्वास करो, देखो मैं डॉक्टर तो हूं नहीं ना मैं भगवान हूं, लेकिन एक बात कहूंगा, अधिकतम संभावनाएं आपकी हृदय रोगी होने से बचा देगी आपको। आप करके तो देखो। मैं साफ कहता हूं, वो हमारा शिक्षक नहीं, वो हमारा साधक नहीं, वो हमारा अधिकारी नहीं जो अमृत पेय और अर्जुन छाल का सेवन नहीं करते। आपको भले ये बात थोड़ा सा इसमें कड़वाहट लगे, लेकिन अपने आप को संभालो। केवल उष्ट्रासन और भुजंग आसन करने से आप योगी नहीं बनते, आप स्वभाव से, व्यवहार से, दिनचर्या से योगी बनोगे। आप इसमें छोटे छोटे परिवर्तन जीवन के अंदर लाना शुरू करो। आजकल माताओं में एक गर्भाशय की रसोली, जिसको फिब्राइड बोल देते हैं हम, गांठ, उससे माताएं बहुत परेशान होती हैं और बहुत माताओं को ये दोष देखने को मिलता है। आजकल तो बच्चियों के अंदर भी होने लग गया, जिससे कि वो यंग एज के अंदर ही शादी के बाद इसकी वजह से इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझने लगती हैं। हमारे शरीर में गांठ बिल्कुल वैसे बनती है जैसे शरीर के दूसरे अंग बनते हैं। जिन कोशिकाओं को लेकर के शरीर के अंग बनते हैं, उन्हीं कोशिकाओं को लेकर के शरीर के अंदर गांठ का निर्माण होता है। ये बात एक सामान्य सी बात बतला रहा हूँ आपको, लेकिन हमारे शरीर की एक प्रकृति है कि एक समय के बाद ये कोशिकाएं, पुरानी कोशिकाएं मरती रहती हैं, नई कोशिकाएं जरूरत के मुताबिक जन्म लेती रहती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, पुरानी कोशिकाएं मरना भूल जाती हैं। क्या होता है? और नई कोशिकाएं जिनकी जरूरत नहीं वो भी पैदा होती रहती है। तो पुरानी कोशिकाएं वहीं और नई कोशिकाएं आगे मिल गई, जिनकी जरूरत नहीं थी, तो उनका ताना बाना बनना शुरू हो जाता है। वो तंतु का रूप लेकर के एक गांठ का निर्माण कर लेते हैं। ये गांठ अधिकांशतः निर्दोष गांठ होती है, लेकिन होती दो तरह की, इस बात को जरूर रखना। एक कैंसरस गांठ होती है, ये आपने सुना होगा, और एक नॉन कैंसरस होती है जिसको निर्दोष गांठ कहते हैं। निर्दोष गांठ आपका कुछ नहीं बिगाड़ती, वो आपको कुछ नहीं कहती। अगर आप उसको कटवा दोगे, बाहर निकलवा दोगे, तो उसकी जगह दूसरी गांठ नहीं होगी। उसके सेल्स निकल करके दूसरी जगह नहीं जाते, वो आसपास के अंग को भी कभी कभार जब साइज ज्यादा बड़ा हो जाए तो गड़बड़ हो जाती है। उसे कोई जीवन को खतरा नहीं होता, लेकिन उसकी प्रॉब्लम एक है, अगर यूट्रस में वो रसौली हो गई, बड़ी मोटी मोटी बातों समझाऊंगा आपको, और वो अगर बाहर की दीवार पर है, पीछे की तरफ है, तो आपका यूट्रस बिल्कुल रेक्टम के ऊपर है। किसके ऊपर है? मलाशय के ऊपर। तो पीछे की तरफ अगर वो गांठ बन गई तो आपके मलाशय को दबाएगी। किसको दबाएगी? रेक्टम को दबाएगी। रेक्टम कौन सी जगह है? जहां पर आपका मल इकट्ठा रहता है जब आप सुबह जाते हो और मल का निष्कासन करते हो। तो उसने अगर उस मलाशय को दबा दिया तो आपका जो रास्ता है उसमें बाधा पड़ेगी और आपको मल निष्कासन में कब्ज के रोगी बन जाओगे, या आपको नीचे वाले हिस्से में पीछे की साइड दर्द महसूस होगा मल निष्कासन में। अगर ये यूट्रस के ऊपर वाले आगे वाले हिस्से में हो गई और साइज थोड़ा बड़ा हो गया, उसके ऊपर पेशाब की थैली है। बोलिए क्या है? आपका यूरिन ब्लैडर है, और यूरिन ब्लैडर को ये दबाना शुरू कर देगी, और जब ये यूरिन ब्लैडर को दबाएगी तो आपको मूत्र निष्कासन के अंदर दिक्कत आएगी। मूत्र निष्कासन, बार बार मूत्र जाने की इच्छा जारी होगी, या आपको मूत्र निष्कासन में दर्द होगा, या आपके मूत्र मार्ग का बार बार संक्रमण होगा, या मूत्राशय का बार बार संक्रमण होगा, आपको बार बार यूटीआई की प्रॉब्लम होगी। तो ये कुछ समस्याएं, इवन अगर ये गर्भाशय की भीतर वाली जो दीवार है, भीतर की जो झिल्ली है, जो कि आपके शरीर के अंदर मासिक धर्म की प्रक्रिया को चलाने वाला एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, अगर उसकी अंदर वाली दीवार के ऊपर ये बन गई
तो ये वहां दबाव बनाएगी, तो कभी ये अति रज, कभी कष्ट रज, कभी अल्प रज, कभी अनियमित रज का कारण बन जाएगी, अर्थात मासिक धर्म से संबंधित अनेक समस्याओं को पैदा करेगी। इवन यहां तक वहां पर होने के बाद ये कई बार अबांझपन का भी कारण बन जाती है। बोलिए किसका कारण बन जाती है? इनफर्टिलिटी का भी कारण बन जाती है। और दूषित गांठ के बारे में बस इतना समझ लो, उसके ऊपर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वो विषय मैंने आज लिया नहीं। दूषित गांठ उसको बोलते हैं जो कोशिकाएं कैंसर को लेकर के पैदा होती हैं, उसको हम दूषित गांठ कहते हैं। उससे जो गांठ बनेगी उसका एक जरूर मुझे समझ में आनी चाहिए कि उसकी कोशिकाएं अगर गांठ से बाहर आ गई तो वो लसिका जल नलिकाओं के माध्यम से, लिम्फ वेसल्स के माध्यम से, रक्त नलिकाओं के माध्यम से, जिसको ब्लड वेसल्स बोलते हैं, वो प्रवाहित होती हुई शरीर के दूसरे भाग में पहुंच जाएंगी। अगर फेफड़ों में पहुंच गई तो फेफड़ों का कैंसर, ब्रेस्ट में पहुंच गई तो ब्रेस्ट का कैंसर, और अगर वो रीढ़ में पहुंच गई तो रीढ़ का कैंसर, अगर वो गुर्दे में पहुंच गई तो गुर्दे का कैंसर। तो वो थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होती है। इसकी जांच का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? अल्ट्रासाउंड। रसोली का क्या है? अल्ट्रासाउंड। इसके अतिरिक्त कुछ सिम्टम्स भी सामने आते हैं, मैं ये नहीं कहता, और जो सिम्टम्स हैं वो यही तो है जो मैंने आपको बतलाया। कब्ज होना, मूत्र मार्ग का बार बार यूटीआई की प्रॉब्लम होना, मूत्र मार्ग के लिए बार बार निष्कासन जाना, उसमें कठिनाई होना, या नीचे के हिस्से में दर्द होना, या पेड़ू वाले भाग में दर्द होना, या मासिक धर्म की समस्याएं आपके सामने आना, ये सब आपके उसके लक्षण बन सकते हैं। उसको ज़्यादा वही हिस्ट्री है, यूँ की यूँ। जैसे शक हो किसी को तो वो मैंने आपको बतला रखा है एक बार, किस कोई हमारी ये महिला रोग की पुस्तक यहाँ रखी होगी। ये पुस्तक में कैंसर के स्तन कैंसर के लक्षण लिखे हुए थे। कोई महिला पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते उसने देखा कि उसके लक्षण उसके ऊपर फिट बैठते हैं। वो अगले दिन ही डॉक्टर के पास गई और वो कैंसर की पूर्व अवस्था में थी, जिसमें कि उसने योग और एलोपैथी दोनों का कॉम्बो बनाया और वो उस रोग से बाहर निकल आई। उस रोग से बाहर निकल आई। कई बार बड़े बड़े चमत्कार हो जाते हैं। अभी आपने देखा कि हमारी एक केंद्र प्रमुख, ये बुराड़ी साइड का केस है, ये मुझे मैसेज आया था, तो मैंने उनको कहा कि आप स्पेशल यहाँ पर आओ और हमारी माताओं को प्रेरणा दो, ताकि पता चले कि योग की महिमा। 22 साल, अगर 20 साल की उम्र में शादी हुई होगी, अगर 22 साल की उम्र में 18 साल जोड़ दो, 40-42 साल की उम्र में माताओं का फर्टिलिटी लेवल नियर टू नील हो जाता है। और जब फर्टिलिटी लेवल था तो कोई कुछ नहीं कर पाया, और आज कुछ ऐसा चमत्कार हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं, अगर आप योग की शरण में आओगे तो प्रभु की कृपा अवश्य बरसेगी। मैं इतना कह सकता हूं क्योंकि मुझे अपने मार्ग पर विश्वास है। मैंने प्रैक्टिकल अपने जीवन में ये चीजें अनुभव की हैं। आइए, रसोली माताओं के शरीर में किन कारणों से होती है, एक एक सेंटेंस में ये भी जान लें 2 मिनट में। अगर आप बैठे रहेंगे तो मेरा हौसला बढ़ा रहेगा, और जो खड़े हो रहे हैं बीच में वो मेरे हौसले को तोड़ रहे हैं। ये अच्छा है ना? हाँ, ऐसा ना करें प्लीज। आइए, सबसे पहला पॉइंट है वंशानुगत। अगर माँ को, दादी को रसोली रही है तो बेटी में रसोली आने की संभावना ज्यादा होती है, उनको सावधान रहना चाहिए। दूसरा, जिस बेटी के शरीर में मासिक धर्म की शुरुआत समय से पहले हो जाती है, उस शरीर में रसोली के बनने की संभावना ज्यादा होती है। एक बात जो मैं अपनी जुबान से लाना नहीं चाहता, लेकिन जानकारी के लिए कहे बिना नहीं रहूंगा। आज आधुनिक जमाना और पाश्चात्य देशों की सभ्यता ने भी समाज के अंदर कुछ बुराइयों का कारण बन गई। आज कुछ एडवांस फैमिलीज में क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कि जिनमें कि वो भी पुरुषों के साथ मदिरा सेवन में साथ देते हैं। उसमें बियर का सेवन करना रसोली का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। मैसेज जाना चाहिए समाज के अंदर कि हमारी बच्चियों को, हमें गलत राह पर, हमने अपने बच्चों को गलत राह पर नहीं जाने देना। जिन शरीरों के अंदर एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये महिला हार्मोन्स हैं, ये अधिक मात्रा में बनते हैं, क्योंकि ये रसोली के लिए खाद और पानी का काम करते हैं।
जहाँ खाद और पानी हवा धूप ज़्यादा लगेगी पौधा खूब फैलेगा, तो रसोली उतनी तेज गति से बढ़ती है, बहुत तेज गति से बढ़ती है। अब जिस माँ ने अभी कंसीव किया है, गर्भ अवस्था में है, पहली तिमाही में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ये रोग आने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि पहली तिमाही में बॉडी के अंदर हार्मोन्स का संतुलन बहुत तेजी से बदलता है। और जिस शरीर में मोटापा ज़्यादा होगा उस शरीर में इसकी समस्या आने की संभावना बढ़ जाती है। एलोपैथी में जाओगे डॉक्टर के पास, वो क्या इलाज बताएगा आपको, बता सकते हैं आप? सबसे पहले आपको हार्मोन्स के टैबलेट खिलाएंगे वो, ताकि वो रसोली बड़ी ना हो। उससे ठीक नहीं होगा तो जो आर्टरी वहाँ पर ब्लड लेकर के जा रही थी उस आर्टरी को काट देंगे, ताकि उस ओवरी को खुराक मिलने बंद हो जाए, वो सूखनी शुरू हो जाए। अगर फिर भी बात नहीं बन रही है, आपकी परेशानी ठीक नहीं हो रही, फिर डॉक्टर क्या करेगा? उस गांठ को ही काट के बाहर निकाल देगा। फिर भी ज़्यादा आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो क्या करेंगे? यूट्रस को ही रिमूव कर देगा। पैसे भी दो और शरीर के अंग को भी बाहर निकालो। फिर दूसरा रास्ता क्या है, समझ तो गए होंगे आप? प्राकृतिक उपचार और यौगिक उपचार। बस ये मेरा आखिरी पड़ाव है। मैं बिल्कुल मिनट्स को बांध करके चल रहा हूँ, और मुझे पता था कि मुझे अपनी वार्ता में 20 मिनट लगभग शॉर्ट पड़ेंगे, पर मैं तैयार हूँ उस 20 मिनट का भी सामना करने के लिए कि विद इन टाइम रह करके आपके सामने अपनी बात को रख दूँ। वरना अगले साल 25 दिसंबर पे आप मेरे बुलाने से आओगे नहीं, है ना? आओगे? आएंगे। बहुत अच्छी है मेरी माँ। जिन कारणों से रसोली बनती है, अगर हम उन कारणों को ही हटा दें तो कैसा रहे? आप मेरी बात समझ में आई? भी गर्भाशय में आप अपने दिनचर्या, अपने आहार व्यवहार के ऊपर नजर डालो, और प्राकृतिक उपचार इसका सबसे पहला इलाज क्या है, ये मैं आपको छोटा सा पहला बता दूं। अनीमा। पेड़ू वाले भाग में कभी भी गंध इकट्ठा नहीं होना चाहिए। मैं बहुत बार बार ये चिंता व्यक्त करता हूं अपने साधकों में कि भारतीय योग संस्थान को अब तक जितना अनीमा को पॉपुलर कर देना चाहिए था, शायद हम उतना पॉपुलर नहीं कर पाए। जिस घर में अनीमा पोट नहीं, वो योग का साधक नहीं। महीने में, 1.5 महीने में जब भी वक्त मिले, आप एक दिन, महीने या 1.5 महीने में यौगिक अनीमा लेना शुरू करो। कोई केमिकल का अनीमा नहीं, सिंपल कोसे पानी का ले लो। अगर आपको अतिरज की समस्या है तो कोसा पानी ना करके ठंडे पानी का ले लो। अगर आपकी शरीर में वात पित्त कफ का असंतुलन है तो आप त्रिफले के पानी का ले लो। अगर आपको बार बार संक्रमण होता है, अगर बार बार आपको संक्रमण होता है, चाहे पेशाब का हो, चाहे वैसे हो प्रजनन अंगों का, तो आप नीम के पानी का संक्रमण ले लो, नीम के पानी का एनिमा ले लो। तो ऐसे अगर आपको थोड़ा थोड़ा ये आयुर्वेद की छोटी छोटी बातें समझ में आ जाएं तो जिंदगी बदल जाएगी। अनीमा पॉट आज अवेलेबल होगा जरूर, यहाँ पर आप लेकर के जा सकते हैं। और पेड़ों के ऊपर ये कटी लपेट बांधनी है, और इसके बाद इसके ऊपर गरम लपेट बांधनी है। अब बदल गया, मेरी भाषा बदल गई। पहले कौन सी? ठंडी लपेट, और उसके ऊपर गरम लपेट। कम से कम 1 घंटा बांधनी है, सुबह के टाइम बांधनी है, खाली पेट बांधनी है। उस समय कोई सॉलिड नहीं लेना। खोलने के आधा घंटे तक भी कुछ नहीं खाना। वो खोलने के आधा घंटे बाद ले सकते हैं सॉलिड। अगर आपको कोई पेय चाहिए तो पेय आप जरूरी है तो ले लो, नहीं तो उसको भी अवॉइड करो। एक इसमें कटी स्नान बहुत जरूरी है। 2 बड़े टब जिसमें आप कपड़े धोते हो वो रखो, एक में ठंडा पानी लो, एक में गर्म पानी लो। आप 1 से 1.5 मिनट गर्म पानी में बैठो, 1 से 1.5 मिनट आप ठंडे पानी में बैठो, फिर बदलो, फिर बदलो, फिर बदलो, फिर बदलो। लगभग 17-18 मिनट, 3 से 4 बार उधर, 3 से 4 बार उधर, 15 से 20 मिनट आप कटी स्नान लो। ये कटी स्नान आपको रसोली का बहुत जबरदस्त इलाज करेगा। जितनी देर पानी में बैठे रहो, आप इस हाथ को गोलाई में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नाभि से नीचे वाले हिस्से पर लगातार मसाज देते चले जाओ। क्या करो? एक बहुत जबरदस्त चीज बतला रहा हूं, और ये मौसम तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। आप खेतरी उगाते होंगे नवरात्रों में, वैसे ही गेहूं की खेतरी उगाओ। गेहूं के ज्वारे बोलते हैं उनको। आप क्या करो, लगभग 3 गमले ले लो, नॉर्मल साइज के 18-20 इंच चौड़े डायमीटर के हिसाब से,
और उसके अंदर आप गेहूं उगा दो। जब वो 3 इंच 3.5 इंच लंबी हो जाए, आधे गमले की गेहूं की घास काट लो, काट के उसको थोड़ी देर पानी में पड़ा रहने दो, ग्राइंडर में डालो, 1 कप पानी डालो, 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट उसको खूब अच्छी तरह ग्राइंड कर लो, उसको छान लो, जितना बना उसमें उतना पानी और मिला दो और सुबह खाली पेट पियो। लेकिन उसके पीने के 1 घंटे तक कुछ मत खाओ। ये रसोली को तो ठीक करेगा, माताओं को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये भविष्य में शरीर में आने वाले कैंसर की संभावना को भी खत्म कर देगा। जिनको ऐसा लगता है कि भी मेरे को तो रसोली होगी तो मैं क्या करूंगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आपको एक सुंदर इलाज बतला रहा हूं। जब आप नहा करके बाथरूम में और तैयार होते हो, उस समय पहले तौली से अच्छी तरह धो करके शरीर को पोंछ करके, और आप दोनों हाथ पेट पे रखो और श्वास बाहर निकालकर पेट की मांसपेशियों का जैसे उड़ियान बंद लगाते हैं अंदर की तरफ थोड़ा संकोचन करो, और कम से कम भी 12 से 15 बार क्लॉकवाइज, फिर आप श्वास को नॉर्मल कर लो, फिर दूसरे बाह्य कुंभक के साथ एंटी क्लॉकवाइज, और फिर आप श्वास को नॉर्मल करो, फिर वर्टिकल मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट? वर्टिकल मूवमेंट। आप 3 मूवमेंट अगर प्रतिदिन अपने शरीर को देते रहोगे डेली, खाली पेट नहाने के बाद, आप यकीन मानना जिंदगी में कभी ये शिकायत आपको नहीं होगी और आपके प्रजनन अंग स्वस्थ रहेंगे। इसमें त्रिफले का काढ़ा भी फायदेमंद है, ये मैं थोड़ा सा वो बतला दूं। और जो अमृत पेय का सेवन रेगुलर करता है, जो मैंने आज बताया आपको, देखिए कितनी बढ़िया बात आज अमृत पेय वाली की है मैंने। अगर अमृत पेय का सेवन आप रेगुलर करोगे तो इस बीमारी की संभावना बहुत कम हो जाएगी। अब हम योगी उपचार पर 5 से 7 मिनट लगाएंगे। मेरे जो साथ बैठे हैं मेरे शिक्षक, उनके ऊपर कैमरा बीच बीच में आप डालते रहेंगे ताकि दूर बैठे हुए सबको सामने स्क्रीन पे नज़र आएगा। आज आपको पूरे इंतजाम के साथ आए हुए हम आपके बीच में, क्योंकि माताएं बहुत उम्मीदें लेकर के आती हैं दूर दूर से। तो अगर आपको कोई न्यूनता नज़र आएगी कार्यक्रम में, ज़रूर मुझे लिख करके भेज देना, अपना समझ करके, कमियां मत उछालना, वैसे प्यार से बोलना कि देशराज जी यहाँ पर थोड़ी कमी लगी, इसको सुधार लेना। हम पक्का सुधारेंगे, वायदा करते हैं आपसे, ठीक है। देखिए, दो चीजें योग हमारे जीवन में जरूर करता है। इस बात को आप लिख लें अपने मस्तिष्क के भीतर, लिख लें अपनी डायरी के अंदर। क्या? ये हमारे शरीरों के भीतर जमा दूषित पदार्थ को बाहर निकालने का सबसे कारगर रास्ता है, चीप एंड बेस्ट। शरीर से दूषित पदार्थों को बाहर निकालने का सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है? योगाभ्यास, नंबर 1। नंबर 2, योग हमारे शरीर की प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। अगर ये 2 काम जिसके शरीर में हो जाएंगे, जिसकी प्रतिरोधक शक्ति मजबूत होगी और जिसके शरीर में दूषित पदार्थ नहीं होगा, तो रसोली तो क्या, शरीर में कोई भी दोष आ ही नहीं सकता। आपको समझ में आई बात? आइए, इसमें कौन कौन से आसन करने होंगे, आप तैयार रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले पश्चिमोत्तान आसन। आप बीच बीच में आसन की पूर्ण स्थिति दिखाते रहेंगे ताकि जो नए साधक है उनको समझ में आए बात। और आपको मैं विधि नहीं बतलाऊंगा, करना है, विधि नहीं बतलाऊंगा मैं, बस आप करो और तुरंत वापस आना है आपको। हाँ, आप ताली बजाएंगे और जोरदार ताली, मेरे लिए कम बजी, इनके लिए ज्यादा, क्योंकि मैं इनकी तालियों में अपनी तालियां ढूंढ लूंगा। योग मुद्रा आसन। वापस मंडूक आसन, मंडूक आसन, तेजी से। उत्तान पादासन, पहले शलभासन कर दो ताकि फिर आपको आसानी रहेगी। उत्तान पादासन, देखते हैं कितने, हाँ जी, हाँ, शलभासन, शलभासन, इसके बाद उत्तान पाद आएगा, वो मुंह से निकल गया था, कोई बात, कर दीजिए तालियां।
वापस अब पीठ के बल आ जाइए। उत्तान पादासन, उत्तान पादासन और पाद चक्रासन और ये शलभासन जो माताएं जिंदगी भर करती रहेंगी, कोई भी आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का दोष नहीं आ सकता। उत्तान पादासन में 60 डिग्री 40 डिग्री पर दोनों हाथ रहेंगे, बाजू शरीर के साथ रहेंगे। नहीं नहीं, सिर्फ टांगे उठानी है दोनों, नीचे नीचे करो टांगे, 30 डिग्री और नीचे करो, बस। अब बजाओ ताली। पाद चक्रासन, गोलाई में घुमाना। अगर आप यंग बेटियों को अगर ये क्रियाएं करवाना शुरू कर दोगे, विश्वास रखिए कि शादी के बाद उनको कम से कम गायनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप उनको कहिए ये बात। इसके अलावा एक हमारे यहाँ वाहनी सार धोती होती है, वापिस आ जाइए, बैठ जाइए आप आराम से। वाहनी सार धोती होती है, वो आपको हमारे भारतीय योग संस्थान के YouTube चैनल पर प्ले लिस्ट के अंदर हमारी जो क्लिंजिंग टेक्निक्स हैं, क्लिंजिंग टेक्निक शुद्धि क्रियाएं, उसके अंदर मिलेगी। मेरे खुद मैंने करके दिखाइए, आप उसको करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। और ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के सारे रोगों को ठीक करता है। ऐसी न्योली क्रिया होती है, उसको छोड़ दीजिए, वाहनी सार कर लीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं इसके अलावा बस सुपाच्य भोजन, सलाद अच्छा, अल्कलाइन फूड और बाकी क्या कहूँ मैं आपको कि आप योग को अपनाइए और आप सुखी रहिए। मैं अपनी बात को यहीं पूरा करूँगा और बिल्कुल एक शब्द भी आगे नहीं बोलूँगा। प्रश्नोत्तर के लिए किसी का प्रश्न अगर होगा तो वो संस्थान की मेल पर या मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। पर विश्वास रखिए, सारे कोई उठेगा नहीं, जो उठेगा वो हमारे निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं। मैं उठाऊंगा आपको आज। अभी आपको पहले बतला दूं, 1 मिनट का धन्यवाद प्रस्ताव और 1 मिनट की सूचनाएं और 3 मिनट का शांति पाठ। अगर शांति पाठ ही नहीं किया तो रात को सपने में आ जाएंगे वो 2 बजे, कहते हैं अच्छा तो इतना स्वार्थी है, मेरा नाम लिए बिना उठ के आया। ऐसा नहीं करना प्लीज। आपने मुझे 1 घंटा बड़े प्यार से सुना या सहा, आप बहुत अच्छे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट में ये अनीमा पंप की बात रह गई थी। आपको 1 लीटर पानी में पानी के पत्ते उबाल करके 50 ग्राम उसको ठंडा कर लेना है। अगर नीम के पत्ते, अगर नीम के पत्ते ना अवेलेबल हों तो उसमें 2 से 3 ग्राम फटकरी डाल लें। आप 2 से 3 ग्राम फटकरी डाल करके उसको ठंडा कर लें उबालने के बाद। और फिर इसका एक हिस्सा जो थोड़ा जो मोटे वाला है वो पतीले में पानी में जाएगा, बीच में पिचकारी की तरह है। इससे हमें मूत्र मार्ग या प्रसव मार्ग के बाहरी हिस्से की धुलाई करनी है। बस उसके बाद सूखे कपड़े से उसकी सफाई कर देनी है। बहुत सिंपल है ये। तो ये आज आप सब लेकर के एक आपसे मैं वायदा चाहता हूँ आज इस बहुत बड़े दिवस पर, जो बगैर बताए मेरे वायदे को पूरा करने के लिए तैयार है वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, जो पास में देखो जिसने हाथ नहीं उठाया वो कौन कौन है? अच्छा, आप सबके उठ गए क्या? आज देखो हम सब संपन्न परिवारों से हैं। आज हम एक काम करेंगे सभी, क्या कि संस्थान इतनी मेहनत करता है, ये एक संदेश देने के लिए सब स्वस्थ रहें। आप सभी आज एक महिला रोग और योग की पुस्तक यहां से लेकर के जाएंगे। किस लिए? अपने लिए नहीं, पहले सुन लो, किसी को गिफ्ट करने के लिए। ये आपसे करवाना चाहता हूं मैं। बोलो करोगे ये काम? आज ये काम करेंगे हम। जो अपने लिए चाहिए तो अलग खरीदना, कभी लालच में आ जाओ तो किसी और को, बेटी को दो, आप बेटे की ससुराल में भेजो, पड़ोसी को दो, मित्र को दो, लेकिन एक पुस्तक गिफ्ट करनी है हमें। ठीक है, इस वर्ष ये अभियान रखेंगे हम। धन्यवाद।